नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और 2 तारीख को जो पेपर होने वाला है ना उसकी तैयारी सही से कर रहे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हम लोगों ने इस चैनल पर पहले ही डिस्कस किए हुए हैं, वन शॉट रिवीजन हो चुका है उनका। अगर वो चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो कृपया करके जाके पहले उन्हें देखें। लगभग 4 चैप्टर को कवर करने में हमने टाइम लिया है 2 घंटे। 30 मिनट का एक चैप्टर हुआ था और 4 चैप्टर 30 मिनट के छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर रिवीजन करने के लिए मिला होगा। और इतने बेस्ट तरीके से आपको रिवीजन करवाया है ना कि एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है और रिवीजन पूरा का पूरा हुआ है। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लाइट और रिफ्लेक्शन की, थोड़ा सा जान लेते हैं। देरी नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो एक बार जाके ना वहाँ पे रेड बटन होता है नीचे कॉर्नर में, उसको दबा देना। दूसरा, बगल में लाइक का बटन होता है, उसको दबा देना। शेयर का बटन होता है, उसको दबा के ना शेयर भी करना पड़ता है, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और थोड़ा सा ना कमेंट वगैरह कर देना, अगर कोई दिक्कत विक्कत हो तो बता देना, बात कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका हम यूज करते हैं देखने के लिए, संसार को देखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? लाइट का यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम वही फिनोमिना को पढ़ने वाले हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट क्या होती है? सबसे पहली बात, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में, कभी ऐसा नहीं कर्व होके नहीं आती। देखो, ऐसा नहीं होती लाइट कि लाइट ऐसे जा रही थी और फिर एकदम ऐसे 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 चल, ना 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 ना, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कभी कर्व नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रोपेगेट स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात अगर हम कहें तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, हम एक पॉइंट लगा दो, मान लो यहाँ से ट्रेवल कर रही है इस पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक आएगी एकदम सीधी, जैसे सन से यहाँ तक आती है ना, एकदम सीधी आती है, बीच में मुड़ती भी नहीं है। देखो कितनी दूर से कितनी दूर तक आ रही है और मुड़ नहीं रही। रिफ्लेक्शन की बात करें, जब कोई भी सरफेस पे लाइट आके टकराती है और बाउंस बैक चली जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ठीक है। द लाइट अलाउड टू फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ये पॉलिश सरफेस भी हो सकता है, सच एज मिरर। तो जो ज़्यादातर लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। लाल कलर से पढ़ने का मन कर रहा है आज तो थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा ये हो ही गया यहाँ तक। देखो, बात करते हैं। हाँ, ये आपका एक सरफेस है, सरफेस दे रखा होगा आपको, थोड़ा सा सरफेस है ये। ठीक है, एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, एक सोर्स से कहीं से लाइट आ रही होगी और यहाँ पे आपकी आंखें हैं। थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, ये आंखें आपको देख रही हैं, ये इस चीज़ को देख रही हैं। ये सोर्स से जब लाइट आई, लाइट एक पॉइंट पे आके टकराई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये लाइट सोर्स से यहाँ तक आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यहाँ से देखने वाले के आंखों तक गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बीच में हमने 90 डिग्री का एक सरफेस डाल दिया, ये हमारा सरफेस है, सरफेस पर 90 डिग्री का हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली। इसका अगर यहाँ से यहाँ तक दिखते हैं एंगल तो 90, यहाँ से यहाँ तक दिखते हैं 90। अगर इंसिडेंट रे को हम बोलते हैं आई, नॉर्मल को बोलते हैं एन और रिफ्लेक्टेड को बोलते हैं आर। अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखते हैं तो आई, इन दोनों के बीच का एंगल देखते हैं तो आर। ठीक है, तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रे एक प्लेन सरफेस पे एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, वो सेम प्लेन पे होगा। ये पूरा एक ही प्लेन पे तीनों पॉइंट ऑफ, मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट प्लेन पे लाई करेंगी। कोई ऐसा नहीं है मान लो ये यहाँ पे अलग है और ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है और रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, नहीं, एक ही प्लेन होगा, एक ही प्लेन से रिफ्लेक्ट भी करेंगी और एक ही प्लेन पे लाई करेंगी तीनों रे। आगे चलते हैं। देखो आगे हमसे क्या बोला, देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन का देखने के लिए देखो एक चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट था, ये रिफ्लेक्शन, ये प्लेन मिरर था, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये यहाँ से एक रे गई और जब कोई भी रे 90 डिग्री के एंगल से जाती है तो वो सेम एंगल से वापस आती है, तो सेम एंगल से वापस आ गई, ये इंसिडेंट रे हो गई। ये आई एंगल से गई, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है। तो यहाँ पे एक इमेज है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो हमने इसका क्या करा, मिरर के पीछे एक हमने इमेज ड्रॉ कर ली, क्या कर ली हमने, इसको दूर तक खींच लिया, इसको, इस वाली लाइन को जो इंसिडेंट रे थी
इसको खींचा, लो, ठीक है, ये यहाँ तक आया, और जो ये वाली रे थी ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको हमने पीछे तक इमेजिनरी लाइन को यहाँ पे खींच लिया। ये जिस पॉइंट पे मिली वहीं पे इमेज बनेगी, और वो हमारी कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि हमें ये दिख थोड़ी रही, मतलब शीशे के पीछे है ना, सेम साइड में बनेगी तो रियल होगी, बट पीछे बननी है तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी भी बोलते हैं। और वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है ना सीधा वैसे ही, बट जो रियल इमेज बनेगी, अगर रियल इमेज बनती तो वो कैसी बनती है, ऐसी इन्वर्टेड। ये कैसी बनी, इरेक्ट, जैसी जैसा इमेज है वैसी ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, जैसा इमेज वैसी ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब ऐसा होता है, देखो ये है, ये हमारा ए नहीं लेते, बी लेते हैं, बी ऐसा है, ठीक है, बी ऐसे लिखते हैं। जब शीशे के पीछे हम बी देखते हैं ना, तो बी की साइज कुछ ऐसा होता है, तो जो लेफ्ट होता है इसका वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। सेम साइज की इमेज बनेगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो मतलब मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और लेटरली इन्वर्टेड बनती है। तीसरी बात करें, जो इमेज फॉर्म्ड होगी ना, वो बैक ऑफ द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। सेम सेम मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर की तरफ नहीं, मिरर के पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, दो तरह के मिरर होते हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक होता है सर्कुलर मिरर, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर मिरर की जो इनवर्ड साइड, ये वाली देखो, ये जो ये वाली साइड है, इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इनवर्ड बोलते हैं, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ वाली जो साइड है, अगर उधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। अगर इसकी पीछे वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी हो गई, अगर अंदर की रिफ्लेक्टिंग साइड है तो कॉनकेव मिरर, और अगर बाहर की है तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दो तरह के मिरर हो गए, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये वाला पॉइंट देखो 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 देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है ना, उसी को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो जब रे ऑफ लाइट आती है ना, तो ये एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है, तो कन्वर्जिंग मिरर, और ये अगर लाइट आती है तो स्प्रेड हो जाती है ये इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्ज के लिए होती है और वो कन्वर्ज के लिए होती है, ठीक है। आगे समझ में, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के लिए देख, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ जाएंगे। ये हमारा मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारा क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इस पे हमने एक सेंटर में, एकदम सेंटर, इधर इधर से देखेंगे सेंटर, इसको बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ द मिरर क्या है, पोल। पोल से एक लाइन खींची जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो कुछ इस प्रकार से होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल में से हमने यहां से कहीं मिरर काटा होगा ये वाला, तो इस पूरे सर्कल का कहीं सेंटर होगा, जो इस मिरर का सर्कल का सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का, ठीक है। आगे समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं, मैंने बताया तो, ठीक है। अगर हम उस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको आधा कर देते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एकदम सेंटर में क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस पूरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम ऐसा ही इसमें होता है, बट इसमें उल्टा कैसे हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम है, पोल सेम है, फोकस सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है, बस साइड थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। कैसे, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर का ऑलवेज इधर ही रहेगा, चाहे आप इधर से रिफ्लेक्ट करो चाहे इधर से रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो फोकस भी इधर ही रहेगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी। प्रिंसिपल एक्सिस ये थी, और यहाँ पे अगर हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे ना यहाँ तक, तो यही प्रिंसिपल एक्सिस पूरी, मतलब पूरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। वैसे हम यहाँ पे भी बोलेंगे और यहाँ पर भी बोलेंगे, ठीक है। तो पूरे लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, बट साइड का डिफरेंस आ जाता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। आगे चलते हैं, देखो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको बता दिया, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़े वो प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एक सेंटर ऑफ द मिरर। एपर्चर क्या बोलते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है मिरर की, उसको बोलते हैं एपर्चर।
सॉरी एपर्चर बोलते हैं विड्थ, विड्थ यानी जो मोटाई है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की उसको बोलते हैं एपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, फोकस पॉइंट बता दिया, फोकल लेंथ बता दिया, रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस भी मैंने बता दिया, क्योंकि सेंटर में होता है तो फोकस बराबर क्या हो गया, रेडियस अपॉन 2, यानी रेडियस बराबर 2 है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखो अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें ना, देखो 2-3 रूल बता देता हूँ जल्दी जल्दी। वैसे तो ये रूल आपने पढ़े होंगे बट आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में अगर कोई लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। अगर लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होके जाएगी। अगर कोई लाइन फोकस से होके जा रही है तो वो ऑलवेज पैरेलल हो जाएगी। ये रूल हो गया किसका, कॉनकेव मिरर का। सेम इसमें होता है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट कुछ इस प्रकार से होती है, बट जब हम इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खींच को देखो 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 तो ये फोकस पे आ रही है। सेम इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, इसमें रियल इमेज बनेगी। आगे समझ में, दोनों में केस सेम ही है, बट उसमें रियल बननी है, इसमें वर्चुअल बननी है। आगे देखते हैं। देखो सेम यही वही है मैंने जो भी आपको बताया। क्या इसमें देखो ऐसा है कि अगर जो लाइन है वो फोकस पे आएगी तो फोकस से होके जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, तो इसमें भी हो रहा है। ठीक है, अगर कोई लाइन देखो ऐसा है, कहाँ गया, ये रहा। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके वापस भी आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। इधर भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बट इसमें इधर इधर क्या हो जाता है ना, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, बट इसमें वर्चुअल बनती है, इसमें रियल बनती है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बता दिया मैंने आपको। जैसे उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें होता है ना प्लेन मिरर में, सेम इसमें भी होता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेम इसमें भी होगा, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी। ठीक है, हाँ ये मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं। देखो कॉनकेव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स की बात करें तो वो ऐसा होता है, जो इमेज बनने थोड़ा 6 फॉर्मेशन होती है, 6 इमेज फॉर्मेशन होती है कॉनकेव मिरर में, और शायद 2 होती हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो 6 पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर इन्फिनिटी पर है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है, क्या है ये, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहाँ से एक रे पैरेलल जाएंगी, जितनी भी रे पैरेलल जाएंगी हमने क्या रूल पढ़ा था कि वो फोकस पे पहुंच जाएंगी, तो जो रे पैरेलल गई वो फोकस से होकर जाएगी, लो चलेगी। ठीक है, सारी रे मिल कहाँ रही हैं, फोकस पे मिल रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बननी है, फोकस पे। कैसा नेचर, कैसा नेचर, देखो नेचर रियल और इन्वर्टेड। रियल बनेगी सेम साइड में बननी है, इधर इधर ही ऑब्जेक्ट था, इधर ही बननी है। अगर मिरर के पीछे बनती तो हमारी कैसी हो जाती, वर्चुअल, बट सेम साइड में बननी है तो रियल इमेज। दूसरा क्या बोलता है, देखो अगर बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे है, रे भेजो, फोकस से निकालो, दूसरी रे भेजो, आई इज इक्वल्स टू आर वाला, जहां पे ये मीट कर रही है वहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा, लो सॉरी इमेज बनेगी, लो ये था अपना ऑब्जेक्ट, ये वही बनी इमेज। ये ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड द सी है तो इमेज जो बनेगी वो हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी, इससे ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इस साइज ऑफ द इमेज कैसी होगी, स्मॉल होगी। इसमें कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, बहुत दूर था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनी, बिल्कुल छोटी सी, बिंदु के बराबर। ठीक है, ये आप मैग्नीफाइंग ग्लास से कभी करके देखना, आपको पता चल जाएगा सन की जो इमेज बनती है वो छोटी सी बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर है, सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही खड़ा है, लो रे गई भेजी, एक रे सेंटर ऑफ कर्वे फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर वापस ही आ जाएगी, नहीं एक फोकस होकर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, एक इधर से एक पैरेलल जा रही है तो फोकस होकर जाएगी। दोनों मिल कहाँ रही हैं, ये वाली देखो, एक रही ये वाली, ये, और एक ही रही ये, कहाँ मिलनी है, इस जगह पे। देखा हमने तो क्या कहाँ निकला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, साइज भी छोटा बड़ा नहीं होगा, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। साफ सीधी सी बात है, कोई कुछ भी कहे। आगे चलते हैं। देखो चौथी इमेज आ गई हमारी, कैसी, अगर सी और एफ के बीच में रखी है तो
अभी पहले कहाँ थी, इधर थी, सी से पीछे थी, तो सी और एफ के बीच में बननी थी। अब सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बियॉन्ड द सी बनेगी। अब ये ऑब्जेक्ट छोटा, जितना ऑब्जेक्ट पास आता चला जाएगा ना, जितना ऑब्जेक्ट दूर था, बहुत दूर था, तो इमेज छोटी बननी थी, थोड़ा पास आया तो थोड़ी छोटी। जब सेम साइज सेम जगह पे आ गए दो सेम ऑब्जेक्ट, और अगर इमेज की डिस्टेंस देख ले तो सेम साइज की बन गई। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आ गया तो इमेज पीछे बनने लगी, तो बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बियॉन्ड दी सी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, एनलार्ज बनेगी, इससे बड़ी बनेगी जो हमारा ऑब्जेक्ट था। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो देखो, फोकस पे रखा हुआ है, लो भैया एक रे भेजी ऐसे कर दी, एक रे भेजी ऐसे कर दी, पैरेलल हो गई, ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे नहीं, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बननी है, इन्फिनिटी पे। रियल और इन्वर्टेड बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी। ठीक है, हाईली इनलार्ज में तो बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास में था ना, और इमेज दूर बननी है तो बड़ी बनेगी। तो वो छठा केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा तरीके से देखना। ये हमारा मिरर था, मिरर था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, देखो, अरे यार ऑब्जेक्ट तो इन्हें फोकस और सेंटर पोल के बीच में रख दिया, बहुत पास में रख दिया। देखो यहाँ पर इसने क्या करा, ये फोकस ये पोल, इसके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। एक रे हमने पैरेलल भेजी तो कहाँ से जाएगी, फोकस हो गए, लो गई। एक रे हमने आई के एंगल से भेजी तो आर के एंगल से जाएगी, ये एंगल सेम होता है। हमने देखा कि ये वाली रे और ये वाली रे कभी फ्यूचर में मिलेंगी नहीं है, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, कभी मिलेंगी नहीं। तो हमने कहा पीछे करके देखो, तो जैसे हमने पीछे करा तो ये इस पॉइंट पे आके मिल गई। देखो ये इधर से जा रही है और ये इधर से जा रही है, और ये इस पॉइंट पे आके मिल गई। जहां पे मिल गई हमने वहां पे इमेज बना दी, लो। अब जब यहाँ पे बियॉन्ड द मिरर इमेज बनाइए, मिरर के पीछे इमेज बनाइए। ठीक है, देखो बिटवीन फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, स्पेशल केस है ये। इमेज कहाँ बननी है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल बनेगी, एकमात्र इमेज है जो वर्चुअल बननी है इस लेंस में, कॉनकेव मिरर में। और साइज एनलार्ज होगा, साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दो हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो देखो, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, सारी रे गई पैरेलल भेजी, फोकस होके जाएंगी, रे पैरेलल गई, फोकस से हो गई, लो इधर भी फोकस हो गई। कहाँ पे बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, हाँ डिमिनिश्ड। देख लो कहाँ पे थी, जो इमेज की पोजीशन कहाँ है, फोकस पे। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल क्यों होगा, देखो ऑब्जेक्ट इधर था, जो हमारी इमेज बननी है वो मिरर के दूसरी तरफ बननी है। जब दूसरी तरफ बननी है तो हम बोल देते हैं भाई साहब देखो ऐसा है, साफ साफ सी बात है कि वर्चुअली बनेगी। इसमें दोनों केस ऐसे होते हैं, वर्चुअल बनती है। बट कॉनकेव मिरर में एक ही इमेज था जो वर्चुअल बननी थी, बट इसमें दोनों वर्चुअल बनती है। ये कहाँ, कहीं पे भी रख दो, इन्फिनिटी से पोल के बीच में लो रख दो। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे। छोटी बनेगी, देखो वेरी स्मॉल बननी है, बिटवीन और पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये 6 फॉर्मेशन, 6 हमारे कॉनकेव मिरर के और 2 कॉन्वेक्स मिरर के। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, देख लेना, मतलब याद क्या ही करोगे। यूजेस की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर की बात करें तो टॉर्चेज में यूज होता है, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में, और सी लार्ज इमेज जो सेविंग मिरर होता है वहाँ यूज होता है, डेंटिस्ट के पास यूज होता है, और जो वो नहीं होता मैग्नीफाइंग ग्लास, वहाँ पर भी यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है, जिसमें क्या होता है, व्हीकल में बिकॉज इरेक्ट इमेज देता है ये, और हेल्प करता है ड्राइवर को लार्ज एरिया कवर करने में। लार्ज एरिया कवर होगा क्योंकि इसका इमेज थोड़ा इसका थोड़ा सा, अरे यार कहाँ गया अपना, यहीं पे था ना। ठीक है, इसका थोड़ा सा ऐसा होता है ना, ये एरिया ऐसे होता है ऐसा, तो बड़ा एरिया होता है। इसमें क्या होता है, छोटा एरिया होता है, तो छोटी इमेज छोटा एरिया, इधर ज़्यादा एरिया, तो जो हमारा ड्राइवर है ना उसको ज़्यादा एरिया देखने को मिलेगा, इसलिए ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। देखो छोटा सा टॉपिक है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, देखो सीधे मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। अगर ये हमारा ये था, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, पोल ये रहा, ठीक है, पोल ये रहा, अगर इधर की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव, इधर की तरफ जाएगा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ रहेगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ रहेगा नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो इसको हम पॉजिटिव मिलेंगे, इमेज हमारी ऐसे बन रही है तो नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है,
अगर हमारा यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू पोल से इधर की तरफ है, माइनस में लेंगे। इमेज इधर बने, एक ही केस है जिसमें इमेज इधर बनती है, उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, वी को। ठीक है, फोकस हमेशा इसमें कैसी लेंगे, नेगेटिव। कैसी लेंगे, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोकस तो हमेशा इधर ही होगी भाई साहब, उधर थोड़ी चली जाएगी। कैसे भेज दोगे, भेज के देखो एक बार, बंद ना कर दें तुम्हें तब तो बोलियो। देखो इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमने एक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि f इज इक्वल्स टू r/2 होता है। ठीक है, f क्या है, डिस्टेंस। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि f क्या है ये, बट v और u नहीं बताया था। तो v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, जहाँ पे इमेज है उसकी डिस्टेंस, और u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल। पोल से मेजर करेंगे सारे डिस्टेंस, फोकस भी, इमेज डिस्टेंस भी, और अपनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी। कहाँ से मेजर होगी, पोल से। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी हम पोल से ही मेजर करेंगे। देखो ये हाइट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है मैग्निफिकेशन, जिसको हमको बोलते हैं HI/HO। ये क्या बोलते हैं, HI/HO लिखवाते हैं हम लोग। जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये लिखवाता हूँ, HI यानी इमेज और ऑब्जेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का V/U। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइनस V मतलब इमेज की डिस्टेंस, और U यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि मैग्निफिकेशन बराबर HI/HO इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। और जब इमेज ऊपर है तो यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस ऊपर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नीचे। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इससे हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे कि अगर हमें एक चीज़ दे रखी है, कोई भी इमेज का, ये 3 चीज़ दे रखी है, एक पूछे तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और हाइट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर की तरफ ही होती है। थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार और, जैसे हमने ये बनाया था ना, ये तो हाइट जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ है। इमेज ऑलवेज नेगेटिव, एक केस में ही पॉजिटिव होती है जो यहाँ पे बनता है पॉजिटिव वाला केस इमेज का। ठीक है, अगर यू की बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितनी भी है वो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस पोल की अगर बात करें तो एक ही केस था जो इमेज डिस्टेंस में पॉजिटिव बन रहा था, बाकी सब में नेगेटिव। ठीक है, ये लिखा हुआ है। बाकी फोकल लेंथ हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। किसमें, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फोकस होता है और इमेज ऑब्जेक्ट इधर रखा होता है, तो ये पॉजिटिव लेंगे ऑलवेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन हमारा हो गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन हमें समझ में आ गया ना कि जब बाउंस बैक होती थी हमारी कोई लाइट तो हम उसको बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, लाइट जाती है और बेंड हो जाती है। मान लो कैसे होती है, देखो लाइट ऐसे जा रही है, ये मीडियम था कोई, यहां से बेंड हो गई लो। ठीक है, जा ऐसे रही थी ऐसे हो गई, बट बीच में मीडियम होना चाहिए। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये अभी भी स्ट्रेट लाइन में कर रही है, बट इस मीडियम के इस पॉइंट की वजह से इधर और इस पॉइंट की वजह से इधर, ये इसकी डेंसिटी की वजह से होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फैक्टर है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये लाइट ऐसे जाके और अब ऐसे जा रही है, तो यही क्या होता है रिफ्रैक्शन के। लाइट को जाना तो ऐसे था, जा ऐसे रही थी, बट रिफ्रैक्ट हो गई यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ गई, तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो बेंड हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन किस पे भी डिपेंड करता है, देखो स्पीड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट तेज है, एक में कम है, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो जो स्पीड का डिफरेंस आएगा ना, उसकी वजह से उसका बेंडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये हमारा क्या था, देखो ये हमारा मिरर था, ये एक लाइन बोल सकते हैं। ये एक अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है, इसको हमने बोल दिया रेयर मीडियम, ये हो दिया डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम यानी एयर भी हो सकते हैं, डेंसर मीडियम यानी थोड़ा डेंस मीडियम, जहाँ पे डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइट आई, ये लाइट आई, ठीक है, नॉर्मल है ये हमारा। लाइट आई रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होती है। कहाँ पे? टूवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अगर डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल।
बेंड होती है। रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो बात याद रखना, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो कुछ फिनोमिना है जो यूज होते हैं। देखो इसके जब मैंने जो फिनोमिना बताए थे वो एक बार बताया था। पेंसिल डालना, बोतल लेना, ट्रांसपेरेंट बोतल, उसके अंदर पेंसिल डाल देना, तो आपको दिख जाएगा कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल देख लेना, कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ रिफ्रैक्शन क्या होता है। रेक्टेंगुलर स्लैब में आ जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन कि रेक्टेंगुलर स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है। हाँ ये तो ठीक है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है 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 ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर और करें क्या? ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये एक मीडियम है, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम एयर को भी बोल सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी थोड़ी कम हो तो रेयर मीडियम भी बोलते हैं और एयर मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, ग्लास, ठीक है। लाइट रे आई, रेयर से डेंसर में जा रही है, हमने क्या बोला था, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। लाइट आई ऐसे, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बनाने में। लाइट आई तो ऐसे, ठीक है, और टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई लो, बेंड हो गई लो, इधर की तरफ बेंड हो गई, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब रेयर, अब क्या हो गया, डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जानी तो ऐसे चाहिए थी, ठीक है, ऐसे जानी चाहिए थी, बट वो ऐसे ना जाके थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। तो ओरिजिनल रे को अगर हम देखेंगे तो ओरिजिनल रे ऐसे जा रही थी, बट ये वाली कैसे जा रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं ऑलवेज, ये हमेशा आपको पैरेलल मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया ना, कि एयर से पहले गई कहाँ पे, अपना ग्लास में, ग्लास से फिर निकली बाहर, तो यहाँ पे टूवर्ड द नॉर्मल, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसको नॉर्मल के साथ जो एंगल, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इमरजेंट रे जो बाहर निकल रही है। और जो इमरजेंट रे होती है और जो नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस क्यों, क्योंकि अब ये इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही है और ये रिफ्रैक्टेड रे भी होती है, रिफ्रैक्टेड रे भी होती है, इमरजेंट रे भी होती है। इमरजेंट क्यों, क्योंकि बाहर निकल रही है। रिफ्रैक्टेड क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्रैक्टेड रे थी। आ गया समझ में, यही होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया। दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले देखो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, सेम बोलता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो ऑल जितने भी हैं वो सब कितने एक प्लेन पे लाई करेंगे। उसमें भी एक प्लेन पे था, इसमें भी एक प्लेन पे था। कैसे प्लेन पे लाई कर रहे हैं, देखो दिखा देता हूँ आपको। ये एक ही प्लेन तो है, ये वाला एक ही प्लेन तो है, एक ही प्लेन पे तो लाई कर रहे हैं। तो वही तो ये बोल रहा था, और क्या बोल रहा था, सुनते ही तो नहीं हो तुम, सुन लिया करो तो फिर क्या ही दिक्कत है। देखो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। आ गया समझ में। इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। इतना काफी आपके लिए, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे ना तो चैप्टर कम से कम 4-5 घंटे का हो जाएगा। ये एक चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसको मेरे को पढ़ाने में ना, जब मैंने पढ़ाया था अपने स्टूडेंट्स को, तो लगभग 1-1 घंटे की 8 से 10 क्लास में ख़त्म करा था मैंने इस चैप्टर को, इतना डीप पढ़ाया था, ठीक है। बट अभी आपका रिवीजन है तो रिवीजन के हिसाब से तो इतना काफ़ी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसी को बोलते हैं। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू रिफ्रैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला है इसमें, ग्लास यानी ग्लास नीचे आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनजी। बट अब इसका उल्टा बोल देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे एयर ऊपर आ जाता है, ग्लास नीचे आ जाता है। ये एयर जो एयर ऊपर आया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लास हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाती है, एयर हो जाती है, ठीक है।
उल्टा हो जाता है। अगर रिस्पेक्ट, बस यहाँ पे जो पढ़ने वाली चीज़ है ना, यहीं पे पूरा खेला है। ग्लास का रिस्पेक्ट एयर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है और एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इन दोनों में ही खेल खत्म हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट बता दूं तो मैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10⁸, ये इंटू है, ठीक है, ये इंटू है, मल्टीप्लाई है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और एयर में भी हम मार्जिनली यही लेके चलते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ए स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया ना। ये देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है कि एक मीडियम का अपॉन दूसरे मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या तो रेशियो निकालो, या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एयर या मीडियम का ले रहे हैं तो एब्सोल्यूट निकाल लें। एयर दे दिया और कोई मीडियम का नाम दे दिया स्पेशली कि हाँ भाई गिलास का निकाल लो या फिर प्रिज्म का निकाल लो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद भी रखना कि वाटर का जो होता है वो 1.33 होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.52। ये विद रेस्पेक्ट टू एयर है, ठीक है। फिर अब हम लोग शुरू करते हैं स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस क्या होता है, देखो, एक ये है, ये हमने तो देखा ही था मिरर, एक और हम उसके सेम तरीके का बना देते हैं तो ये बन जाता है लेंस, स्पेरिकल लेंस। इसकी दोनों साइड जो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो साफ सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंट दोनों साइड होंगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। उसमें उल्टा हो रहा था, उसमें इसको क्या बोल लेते, इसको क्या बोल लेते, कॉन्वेक्स, बट इसमें इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। देखो, ये वाली साइड रिफ्लेक्शिंग थी, कॉन्वेक्स साइड ही रिफ्लेक्टिंग थी, इसमें भी कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्ट, इसको कॉन्वेक्स बोल लेते। इसमें ये वाली कॉन्वेक्स साइड रिफ्रैक्टेड है तो इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखो थोड़ा सा और देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस उसमें भी था, इसमें भी है प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस उसमें भी था, इसमें दो फोकस होते हैं क्योंकि एक लेंस ये है तो इसका फोकस ये, एक लेंस एक साइड ये है तो इसका फोकस ये, एक साइड ये है तो इसका ये, इसका ये, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो फोकस होते हैं। सेम इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है। इस उसको क्या बोलता है, उसमें हम क्या बोलते थे मिरर के केस में, इसको बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। इसको इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ठीक है। ये हमारा रेडियस सेम ही है, ठीक है। और इसमें सेंटर, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के 2F बोल देते हैं। इधर भी 2F, इधर 2F2, F1 इधर F2, फोकस 1 फोकस 2, ठीक है, 2F1 2F2, ठीक है। और लगा के आप C भी लिख सकते हो, O भी लिख सकते हो। ये बना कैसे, देखो ये दो लेंस थे ना, ये थोड़ा सा दो सर्कल को काट के एक लेंस बनाया था, तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सब इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जो उसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन थी, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस कैसी है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको बता दिया। कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम एक बात करें, पॉइंट न जाने, तो वो ये बोल सकते हैं कि जितनी भी पैरेलल रे होती है वो सब फोकस से होगी। उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है इधर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और लेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम वही है, वो सीधी होके जाती थी, पैरेलल जाती थी, फोकस पे मिल जाती थी। बट इसमें क्या है कि रिफ्रैक्ट होके मिलनी है, उसमें रिफ्लेक्ट होके मिलनी है, ठीक है। कॉनकेव लेंस में क्या है, देखो जा रही है तो डाइवर्स हो रही है, तो हमने इसको पीछे की तरफ खींच लिया, अब बननी है, ठीक है। आगे देखते हैं, टिप्स देख लेते हैं। तो जो भी लाइन पैरेलल होगी वो फोकस से होके जाएगी, जो भी लाइन पैरेलल होगी वो अगर डाइवर्स करेगी तो बैक में फोकस से होके जाएगी, या तो F2 से जाएगी या F1 से जाएगी। कन्वर्जिंग लेंस में F2 से जाएगी और डाइवर्जिंग लेंस में F1 से जाएगी। आगे देखते हैं, कोई रे अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, सेम इसमें है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, वो कहीं मुड़ेगी नहीं, सेम इसमें होता है। इसमें इमेज फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। देखो, अगर कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, लो, रिफ्लेक्ट होके फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा, देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। F2 पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इसमें रियल इमेज इधर बनती है, इधर की तरफ अगर बनेगी तो रियल है क्योंकि रिफ्रैक्ट होके बननी है। और हाईली डिमिनिश छोटी होंगी क्योंकि फोकस पे बननी है, छोटी होती है, ऑब्वियस सी बात है। मिरर में भी सेम था, लेंस में भी सेम। अगर 2F के पीछे रखा हुआ है तो F और 2F के बीच में बनेगा।
2f के पीछे रखा हुआ है तो f और 2f के बीच में बनेगा, बियॉन्ड 2f रखा हुआ है तो f और 2f के, ये देखो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। अगर f2 f1 के पीछे रखा है, देखो f1 और f2 में कंफ्यूज मत हो जाना, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। इधर की तरफ लेफ्ट साइड में f1 है, f1 और 2f1 है, इधर f2 और 2f2 है। तो इसको अगर हम सेंटर लेके चलते हैं ना, सेंटर, जैसे सेंटर में थोड़ा चीज सेंटर के पीछे है तो f और सेंटर के बीच में बनेगा, इधर स्मॉल बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या बोलता है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई 2f पे है, 2f1 पे है तो 2f2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, सेम उसकी तरह ही है। अगर f और 2f के बीच में है तो 2f2 के पीछे बनेगी, देखो f2 और f1 और 2f1 के बीच में है तो f2 के पीछे बनेगी, बियॉन्ड 2f2, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और थोड़ी सी साइज में बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा किसका, इमेज का साइज। अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। स्पेशल केसेस में कैसा होता है, इसमें भी सेम स्पेशल केस होता है। अगर f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई इमेज है तो वो रिफ्लेक्ट होके f और 2f के बीच में, f1 और 2f1 के बीच में बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ये सब कैसी बननी थी, इन्वर्टेड बननी थी, एक इरेक्ट बननी है। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज समझ में आ गया, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर की तरफ ही है, समझ में आ गया। ये स्पेशल केस था, उसमें भी एक स्पेशल केस है, उसमें वर्चुअल बननी थी, इसमें भी वर्चुअल बननी है। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस में दो, अगर इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, कहीं पे भी हो सकता है, तो इमेज O और F ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और वेरी छोटी, बहुत स्मॉल साइज की बनेगी। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है, साइन कन्वेंशन इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है, देखो जिधर की तरफ रे, जैसे ये रे इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, और हमारा फोकस देखो f1 की बात करें ना, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो तो नेगेटिव लेंगे, बट इमेज का साइज पॉजिटिव हो जाएगा इसमें। बट इसमें एक ही केस बनता है, इस वाले में नहीं, ऊपर वाले में जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था उसमें केस बनता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट देखो इस इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे, अगर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, ए से बी की तरफ, तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ रखा है तो नेगेटिव होगा। अगर इमेज किधर बननी थी, इधर बननी थी, तो कैसी बननी थी, पॉजिटिव, राइट साइड में बननी थी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में बनेगी इमेज नेगेटिव, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होगा नेगेटिव, राइट साइड में ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव, बट हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं तो नेगेटिव लेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी वो सब ऑफसेट में हो। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा मिरर फॉर्मूला था वो क्या था, 1/f बराबर होता था 1/u प्लस 1/v। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला, और f और 2 के बीच में सेम रिलेशन है, जैसा वहाँ पे था वैसे यहाँ पे है। मैग्निफिकेशन सेम है, HI/HO है, जिसमें अब इसमें माइनस नहीं लगेगा, माइनस यू नहीं होता, इसमें V/u होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारा इसमें केस क्या बन गया, उसमें क्या बनना था, उसमें HI/HO बराबर था माइनस का V/u। ये किस में था, मिरर में। लेंस में क्या है, HI/HO बराबर V/u पॉजिटिव का, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन। आगे देखो, ऑब्जेक्ट हाइट अगर देखें तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इमेज का जो हाइट है वो अगर रियल है, रियल यानी रियल और एक रियल होती है, एक वर्चुअल होती है, रियल है तो नेगेटिव लेंगे, वर्चुअल है तो पॉजिटिव लेंगे। वर्चुअल यानी एक ही केस बनता है, और कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस बनता है, कॉनकेव लेंस में दोनों लेंस में पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, इमेज डिस्टेंस डिपेंड करेगा, राइट साइड में तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। एक हमारा पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं, 1/f। पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/f, और f को किस में लेंगे हम लोग, f को लेंगे हमेशा मीटर में, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो हो जाएगा 100/f, अगर f सेंटीमीटर में तो
ये पावर का फॉर्मूला। मीटर देख लेना हमेशा, अगर मीटर में होगा तब 1/f होगा, अगर सेंटीमीटर में हो तो 100/f, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ अ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि कौन डिग्री ऑफ डाइवर्जिंग, कितना डाइवर्स कर रहा है, कितना कन्वर्ट कर रहा है कोई लेंस किसी लाइट रे को, तो वही उसकी पावर होती है, ठीक है। और रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। ऐसा यूनिट याद रख लेना यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और 1 डायोप्टर बराबर होता है 1/1m, यानी रेसिप्रोकल ऑफ m, यानी मीटर-1, मीटर-1 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डायोप्टर को। आगे देखते हैं कुछ बचा है क्या। अच्छा ठीक है, देखो अगर नेट पावर देखते हैं ना, पावर बराबर पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 प्लस पावर 4। हम अगर एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ठीक है, लेंस को अगर जोड़ते हैं ना तो पावर भी उनकी ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर पावर कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी हमेशा, कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव लेंस की हमेशा नेगेटिव होगी पावर, ठीक है। अगर नेट पावर देखेंगे तो हम ऐड कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मान लो इसकी पावर ऐसा देख लेते, देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ, लास्ट टॉपिक है। अगर इसकी पावर 10 है, 10 डायोप्टर, इसकी पावर कितनी है 10 डायोप्टर, ठीक है। बट इसकी हम कैसी ले रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे, इसकी कैसे ले रहे थे, नेगेटिव। तो जब हम नेट पावर निकालेंगे तो पावर कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि 100 माइनस प्लस कर रहे हैं ना, तो पावर 1 प्लस पावर 2 10d प्लस माइनस का 10d, तो माइनस से पॉजिटिव कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। पावर कितनी आ गई, 0, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पेपर में फोड़ देना इस बार 2 तारीख को, ठीक है। धन्यवाद। और देखो मैं आपकी वीडियो कितने बजे रात के, कहाँ गई, टाइम नहीं आ रहा ना इसमें, मैं आपकी वीडियो रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता, देखो दिखाता हूँ, ये देखो, देखा दो, आ जाओ भाई, देखो रात के 3 AM पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी वीडियो।